हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो क्वेश्चन बैंक का सीरीज चल रहा था उसमें क्वेश्चन नंबर 27 तक देखे थे और पेज नंबर 91 तक देखे थे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 28 से। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, और धन विधेयक से जो संबंधित आर्टिकल है जिसका धन विधेयक का उल्लेख मिलता है वो आर्टिकल नंबर है 110। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लेखा अनुदान बना है। तो लेखा अनुदान बना है इसलिए कि बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु इसलिए बना है लेखा अनुदान। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि विनियोग विधेयक के पारित होने के बाद ही समाकेतिक कोष से कोई रकम निकाली जा सकती है, किंतु यदि सरकार के वित्तीय वर्ष के अंत में बदलाव आए और नई सरकार विनियोग विधेयक तुरंत नहीं लाए या किसी अन्य कारण से विनियोग विधेयक के पारित होने से पहले ही रुपया की आवश्यकता हो, तो अनुच्छेद 116 क के तहत लोकसभा लेखा अनुदान पारित कर सकता है। ठीक है, और उसको पारित करने के लिए एक अग्रिम राशि मंजूरी कर सकती है। अनुच्छेद 116 में यह व्यवस्था की गई है कि यदि आकस्मिक परिस्थितियों में सरकार को बहुत अधिक धन की आवश्यकता हो, जैसे कि अगर बात करें तो युद्ध के समय, तो संसद सकल राशि की स्वीकृति दे सकती है। इसे ही वोट ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, और इसमें कहा जा रहा है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तो किसको रिपोर्ट देगा ये लोक लेखा समिति? तो ये दिया जाएगा लोकसभा के स्पीकर को। ठीक है, याद रखिएगा, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी लोकसभा के स्पीकर को। तो सही आंसर हो गया बी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लोक लेखा समिति जिसको पब्लिक अकाउंट कमेटी द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को प्रस्तुत करेगी। मतलब ये हुआ कि पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है अपना जो रिपोर्ट बनेगा वो किसको प्रस्तुत करेगा? तो स्पीकर को। लोक लेखा समिति लोक व्ययों पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं। ये याद रखिएगा, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। तो लोकसभा के कितने सदस्य होंगे पब्लिक अकाउंट कमेटी में? तो 15, और राज्यसभा के 7। अगर टोटल बात करें तो टोटल 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति या पब्लिक अकाउंट कमेटी में। इसका उद्देश्य है कि लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना इसका मेन काम होता है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय का दुरुपयोग किया जाता है या उसके प्रति जो उत्तरदायी पाए जाते हैं। पता है कि विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। मतलब जो विपक्ष में नेता होता है तो इसका अध्यक्ष वही होता है। और 1967-68 से मतलब ये प्रथा चलती आ रही है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सा चूज करना है? जो असत्य कथन है वो चूज करना है। तो असत्य कथन जो है वो सी है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय या अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो ये जो है गलत है, बाकी जो है सही है। देख लेते हैं बाकी स्टेटमेंट। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है। उसके बाद है, सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है। तो याद रखिएगा, ये कोर्ट मार्शल का भी क्या कर सकता है? सुनवाई कर सकता है। तो सही आंसर इसका हो गया बी, जो कि गलत है। सॉरी, सी, जो कि गलत है। ऐसा नियम नहीं हुआ करता था, लेकिन 2007 में एक नियम आया जिसको सशस्त्र सेना न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 के नाम से जानते हैं। और इसमें प्रावधान किया गया है कि इसके अनुसार कोर्ट मार्शल की अपील जो है सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। इसमें कहा जा रहा है, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। ये जितने भी आर्टिकल यहाँ मेंशन है वो एक बार आप लोग जरूर देख लीजिएगा। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होता है और केंद्र का कार्यपालिका शक्ति प्रेसिडेंट में निहित होता है, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ जो अधिकारी होगा उसके द्वारा ये कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र संबोधित करता है। तो उच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश होगा अपना त्यागपत्र वो प्रेसिडेंट को दे सकता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद की शपथ लेने के बाद वर्ष 62 आयु तक अपने पद पर कार्यरत रह सकता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित अपने जो हस्ताक्षर के बाद वो अगर त्यागपत्र देना चाहे तो किसको दे सकता है? वो राष्ट्रपति को दे सकते हैं।
अनुच्छेद या आर्टिकल 217 क के साथ ही उसे सिद्ध या कदाचार या असमर्थ के आधार पर संसद दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल बहुमत से जो उपस्थिति एवं मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव से राष्ट्रपति द्वारा मतलब हटाया जा सकता है। अगर 2/3 से अगर पास हो जाता है मतलब हटाने वाला जो प्रोसेस है वो दोनों सदन से, तो राष्ट्रपति द्वारा इसे पद से हटाया जा सकता है। और वैसे अगर इससे पहले अगर रेजिग्नेशन देना चाहे तो ये रेजिग्नेशन राष्ट्रपति को दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र है, तो इसका मानस पुत्र कौन है? APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो गया C। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित एक जगह है जिसका नाम है पुन्हा। यहाँ पे देश में पहली बार मोबाइल कोर्ट का या मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया। इसका जो शुभारंभ किया गया था भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश KG बालकृष्णन के द्वारा किया गया था। और इसका मुख्य उद्देश्य था कि सुदूर या जो दूर में रहते हैं या पिछड़े इलाकों के जो न्यायिक व्यवस्था को जो सही रूप है उसको पहुंचाना। इस प्रकार के न्यायालय का जो परिकल्पना सर्वप्रथम किए थे वो भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो देखिए, तो राष्ट्रपति के द्वारा जो आपातकाल की जो अनुच्छेद है वो 3 अनुच्छेद है, 352, 356 एंड 360। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ये ये याद रखिएगा, 352, 356 एंड 360, ये तीनों आर्टिकल जो है राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की है। ठीक है, तो इसमें पूछा राष्ट्रीय आपातकाल, तो राष्ट्रीय आपातकाल जो होता है 352 के तहत लगाया जाता है। स्टेट में जो लगाया जाता है 356 के तहत लगाया जाता है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ डिस्क्राइब करेंगे इसको। क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 352 में यह कह रहा है कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का मतलब कि समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने की निकट है या मतलब आने वाला है, जैसे कि युद्ध हो गया, बाहर से कोई आक्रमण करने वाला है या सशस्त्र विद्रोह होने वाला है, तो इससे क्या किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा 352 अनुच्छेद के तहत क्या होता है? राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। तो ठीक है, अनुच्छेद 352 के आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संशोधन 1978 में सशस्त्र विद्रोह जो है ये ऐड किया गया। 55 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है, संघ मतलब यूनियन हो गया, संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति के से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ठीक है, अनुच्छेद 356 कहता है ये यदि राष्ट्रपति को किसी भी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है उस राज्य में। 360 में यह मेंशन है, यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई जिससे भारत या उसके किसी भाग का जो वित्तीय स्थिति है संकट में है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 36 है, केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। तो ये जो किया गया था 61वें संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। 21 वर्ष का जो वोटिंग हुआ मतलब 21 वर्ष में कोई भी आदमी जो एलिजिबल होते थे वोटिंग करने के लिए, जो चेंज करके कितना कर दिया था 18 वर्ष। तो वो किस संविधान संशोधन में? 61वां संविधान संशोधन 1989 में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को, ये देखिए ये 89 है, मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, जो कि 28 मार्च 1989 से प्रभावी हुआ। इस देखिए सॉरी, ये जो पेश किया गया था 1988 में पेश किया गया था, और ये जो प्रभावी हुआ था ये नियम ये 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ था। नवयुवकों द्वारा 28 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग नवंबर 1989 में संपन्न हुआ, जो कि 9वीं लोकसभा का आम चुनाव हुआ था उस टाइम में। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा आम चुनाव में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, तो 61वें संविधान संशोधन में। सही आंसर हो गया इसका C। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषा की संख्या है। तो देखिए टोटल वर्तमान की अगर हम लोग बात करें तो वर्तमान में 22 है। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं।
दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, लेकिन ये बहुत पहले 2008 ही का है, इसीलिए 18 दिया हुआ है। लेकिन वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो संविधान में टोटल जो है 22 ऐसे भाषा है जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 92 संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ था, इससे पूर्व संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या 18 थी। मतलब 2003 तक 18 थी, जो इस संशोधन के बाद कितना हो गया, 22 हो गया। और लेटेस्ट जो है बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली, ये 4 भाषा है जो संविधान में ऐड किया गया है 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत। ठीक है, तो वर्तमान में कितने भाषा है, 22 भाषा है। 39 है, इसमें कह रहा है सीडीपी एवं एनईएस के पुनर्गठन के लिए 1957 में एनडीसी द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार के त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये दिया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो इसका डिटेल दिया हुआ है कि वर्ष 1952 में प्रारंभ सामुदायिक विकास कार्यक्रम। देखिए ये भी पूछता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है ये या कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, तो ये 1952 में हुआ था। और वर्ष 1953 में जो प्रारंभ हुआ था राष्ट्रीय विस्तार योजना, ठीक है, नेशनल एक्सपेंशन जो स्टार्ट किया गया था, इसका जो पुनर्गठन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था वर्ष 1957 में। और इस समिति ने ग्रामीण क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की और लागू करने का अनुरोध किया गया सरकार से। तो ठीक है, तो जो त्रिस्तरीय लेवल दिया था स्थानीय सरकार के किसके द्वारा दिया गया था, ये बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा दिया गया था। ये 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सा सही नहीं है। तो देखिए इसमें जो कह रहा है आंसर बड़े देशों के लिए आदर्श, इसका डिटेल देखेंगे तब हम लोग को समझ में आएगा। तो ये गलत है, बाकी सब जो है सही है। त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन सही है, कानून की एक रूपता ये सही है कि मतलब हर जगह जो है एक ही कानून हो। तो अब इसमें गलत पूछ रहा है, तो बड़े देशों के लिए आदर्श ये गलत है, बाकी सब सही है। इसका हम लोग डिटेल देखते हैं तब समझ में आएगा। तो इसका डिटेल दिया हुआ है केंद्रीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकार और उनकी विभिन्न अनुषंगी इकाइयों के बीच बट जाती है। मतलब कि जो केंद्रीय शासन होता है वो छोटे छोटे इकाई में, जैसे केंद्र है, केंद्र, और उसके बाद वो राज्य का, उसके बाद और नीचे जाइएगा तो जिला स्तर, उसके बाद नीचे जाइए पंचायत स्तर वगैरह, ऐसे इकाइयों में बढ़ जाती है। आमतौर पर संघीय व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें होती है, एक केंद्र और दूसरा है अगर एक केंद्र सरकार होती है और दूसरा जो है राज्य सरकार होती है। अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, पर कानून बनाने और कर वसूलने और प्रशासन में उनका अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। अतः केंद्रीय शासन व्यवस्था में त्वरित निर्णय, लचीलापन एवं कानून की एकरूपता का परिचायक है, परंतु ऐसे छोटे देश के लिए आदर्श व्यवस्था होती है, न कि बड़े देशों के लिए। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, इसमें कहा जा रहा है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी। तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, अभी हम लोग पीछे क्वेश्चन किए बलवंत राय मेहता कमेटी कब गठित किया गया था। हाँ, जो डिटेल दिया हुआ है इसमें ये क्वेश्चन का जो हम अभी पूछे वो जवाब दिया हुआ है। सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता ने नवंबर 1957 में पंचायती राज पर अपनी सिफारिश प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश की। इसके अनुसार 3 स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था। एक था जिला स्तर, ठीक है, जिला परिषद, ब्लॉक स्तर था, एक ग्राम स्तर था। तो ये 3 स्तर वाले सिफारिश जो किया गया था ये किया गया था बलवंत राय मेहता कमेटी के द्वारा। कि वैसे बहुत सारे ऐसे समिति है जो गठित किया गया पंचायती राज व्यवस्था के लिए। बलवंत राय आप जान ही गए। एक और समिति है जिसका नाम है अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से सिफारिश की। तो इसके द्वारा सिफारिश किया गया था कि पंचायती राज व्यवस्था जो है 2 स्तरीय सरकार होना चाहिए। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए अशोक मेहता कमेटी जो गठित किया गया था वो किया गया था वर्ष 1977 में। ठीक है, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें पंचायती राज के लिए त्रिस्तरीय जो शासन चल रहा था उसको कहा गया था कि 2 स्तरीय होना चाहिए। ठीक है, इसमें जनपद स्तर पर जिला परिषद होगा तथा 15,000 से लेके 20,000 जनसंख्या या गांव वाले समूह पर मंडल पंचायत का गठन किया जाएगा। तो ये 2 स्तरीय पंचायत का सुझाव दिया गया था अशोक मेहता समिति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें कहा जा रहा ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है तो ये प्रशासनिक प्राधिकरण है। तो सही आंसर इसका हो गया बी। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर जो पंचायत समिति है ये क्या है, प्रशासनिक प्राधिकरण है।
इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण या प्रशासनिक प्राधिकारी है जो ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच जो एक बॉन्ड बनाता है। यह जो है ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन के मध्य संपर्क स्थापित करती है। क्षेत्र पंचायत में निर्वाचित सदस्य द्वारा अपने में से एक प्रमुख, एक ज्येष्ठ उप प्रमुख, एक कनिष्ठ उप प्रमुख चुने जाएंगे। क्षेत्र पंचायत को सौंपे गए कार्य समिति के माध्यम से संचालित किए जाएंगे तथा इसके लिए निम्न समितियां गठित की जाएगी: शिक्षा समिति, निर्माण कार्य समिति, नियोजन एवं विकास समिति एवं स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति व प्रशासनिक समिति। समझ में आ गया? क्वेश्चन है, भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये केवल है प्रशासनिक अधिकारी, जो पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। और क्वेश्चन है, देखिए ये तो बहुत पहले का क्वेश्चन है 2008 का, तो अभी तो डेटा चेंज हो गया होगा, लेकिन चलिए पढ़ देते हैं। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये है 1206 जाति। ठीक है, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के बाद अब अनुसूचित जाति की जो संख्या हो गई वो 12 से 6 हो गई। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? तो देखिए इसमें जो है जर्मनी, ये जो है अस्थायी सदस्य नहीं। आपको पता होगा कुल 15 सदस्य होता है, जिसमें से 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट मेंबर होता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 सदस्य जो है अस्थायी होते हैं, जिसमें कौन कौन है? अमेरिका है, ब्रिटेन है, रशिया है, फ्रांस है, चीन है। ये 5 देश है, ये परमानेंट मेंबर है। उसके बाद 10 अस्थायी मेंबर होता है, जो हर जिसका कार्यकाल 2 वर्ष होता है, 2 वर्ष पे ये चेंज होता है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये संगठन है, ये किससे जुड़ा हुआ है? तो ये बेसिकली करता क्या है? मानव अधिकार को संरक्षण करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो सही आंसर इसका बी हो गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल है जो वर्ल्ड लेवल पे काम करता है, जिसका स्थापना किया गया था 1961 में लंदन के एक बैरिस्टर पीटर बेंसेंस के द्वारा किया गया था। वर्ष 1961 में जो बैरिस्टर थे, विश्व में हो रही जो अनैतिक गिरफ्तार के विरोध में जो एक लेख लिखा गया था इसके द्वारा, जो क्या नाम था इनका, द फॉरगेटन प्रिजनर्स एक नाम के एक लेख लिखा था। और एमनेस्टी इंटरनेशनल उन्हीं के विचारों का एक मूर्त के रूप में है, जिसका मुख्यालय जो है लंदन है। तो देखिए यहाँ से एक और क्वेश्चन आप लोग कवर कर लीजिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का स्थापना 1961 में किया गया था और इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है। पूछ रहा चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो ये नाम है न्यूज चाइना न्यूज एजेंसी। तो सही आंसर इसका हो गया सी, न्यू चाइना न्यूज एजेंसी, जिन्हें सिंहावा न्यूज एजेंसी भी कहते हैं, चीन का समाचार एजेंसी है। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन आप लोग देख लीजिएगा, सिन्हुआ करके है कुछ। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है फ्रांस के जो सरकारी रिपोर्ट है तो उसको येलो बुक कहा जाता है। इंडिया का जो है उसको व्हाइट पेपर कहा जाता है। 50 नंबर इसमें कहा जा रहा है, भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में कहाँ हुई थी? तो ये किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया की स्थापना अगस्त 1987 में किया गया था बेंगलुरु कर्नाटक में। सीमा सुरक्षा बल, जिसको बोला जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के नाम से हम लोग जानते हैं, तो इसका स्थापना कब किया गया था? तो इसका स्थापना किया गया था 1965 में, जिसको बीएसएफ के नाम से भी जानते हैं। इसका जो है गठन हुआ था 1 दिसंबर 1965 को किया गया था, जो भारत तथा पड़ोसी देश की सीमाओं पर तैनात किए जाते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। ये डेट याद रखिएगा, बीएसएफ का स्थापना दिवस है और हर साल 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं। तो कभी कभी पूछ दिया जाता है कि जैसे 65 में हुआ, तो अभी जो 2023 में हुआ कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया बीएसएफ का, तो ये पूछ दिया जाता है। तो ये डेट आपको याद रहेगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 का रहा, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया। तो ये अंगीकृत किया गया कब? 26 नवंबर 1949 को। सही आंसर इसका ए हो गया। तो इसका जो है
अंगीकृत करने का जो डेट है 26 नवंबर 1949 है। जो बहुत सारे आर्टिकल, बहुत सारे नियम कानून जो है इसी टाइम में इफेक्टिव हो गया था। लेकिन अगर हम लोग बाकी उपबंध की बात करें तो बाकी उपबंध जो है 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया था। फिर अगर हम लोग बात करें कि संविधान को पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वित होने की जो तिथि है वो 26 जनवरी 1950 है। क्वेश्चन पूछा जा रहा, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है तो हर साल 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा, भारतीय संविधान को अपनाया गया तो संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। तो कौन सा अधिवेशन में? तो 11वें अधिवेशन में। तो कभी कभी ये भी पूछता है जब तक लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को संविधान, तब तक कितने अधिवेशन हुए थे संविधान सभा के? तो 11 संविधान हुए थे और 11वें में वो क्या हुए थे? अपनाया गया था। है 55 नंबर, इसमें कहा जा रहा भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा कर्म सही है? तो देखिए सही कर्म जो है डी है, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी एवं गणतंत्र। ठीक है, तो ये सही कर्म है। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, तो जो शब्द दिया गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है, ये सारे शब्द ये भारतीय राज्य व्यवस्था के स्वरूप का वर्णन करते हैं। इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द मूल संविधान में नहीं था, उन्हें 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। जोड़े जाने के पश्चात जो है संविधान में इन शब्दों का निर्धारण क्रम है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष जिसको धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, जनवादी और गणतंत्र। ठीक है, ध्यान रखने योग्य तथ्य है कि संविधान में उल्लेखित शब्द ये है पूर्णतः संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज। ठीक है, तो ये मेन वर्ड है, तो इसको याद रख लीजिएगा एक बार क्रम, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। और ये दो वर्ड जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष ये 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो ये किया गया है एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातांत्रिक, गणराज्य के रूप में। तो सही आंसर हो गया 56 का सी। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, इसमें कह रहा है कि जो संविधान जो है इसमें संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना आरंभ होती है, तो प्रस्तावना आरंभ होता है हम भारत के लोक शब्द से स्टार्ट होता है। इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है हम भारत के लोक शब्द से शुरू होता है, अतः भारत में जो है लौकिक सार्वभौमिकता है। इसका अर्थ है कि जनता शक्तिमान है और किसी भी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। 58 है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि इसका सही आंसर है सी, और इसमें कहा जा रहा है जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, और यही तो होता है डेमोक्रेसी में। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, प्रजातंत्र का जो मतलब है जनता का, जनता के लिए, जनता की सरकार, अर्थात लोगों को सरकार चुनने तथा बदलने का अधिकार होता है। भारत में भी प्रजातंत्र का ही जो है आशय है, और दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री जो है वो हमारा इंडिया ही है। कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि इंडिया के अलावा और कौन सा ऐसा देश है जो जिसमें प्रजातंत्र है। 9 कह रहा है भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? तो भारतीय संविधान की जो प्रकृति है इसमें प्राकृतिक में संघीय है, किंतु भावनाओं में जो है एकात्मक है। तो सही हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 60 है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है, तो इसका संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल विरोधी कानून से है। इससे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। तो ये याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन के द्वारा एक अनुसूची जोड़ा गया, जिस अनुसूची कौन सा था? 10वां था, और इसमें क्या है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है ये। अब देखिए 3 लिस्ट होता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्क्रीट लिस्ट। इसमें कहा जा रहा है कि भूमि सुधार डैश के विषय के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपको पता ही हुआ, यूनियन लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट है जिसमें यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं। जो स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में है उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है लॉ कानून बना सकते हैं। जो कॉन्क्रीट लिस्ट में है उसमें स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन गवर्नमेंट दोनों के द्वारा बनाया जाता है। तो इसमें पूछा जा रहा है जो भूमि सुधार कानून है ये किस विषय के अंतर्गत आता है या किस में रखा गया है? तो ये रखा गया है राज्य सूची स्टेट लिस्ट में। तो सही आंसर हो गया 61 का सी।
और एजुकेशन जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। 62 नंबर इसमें कहा जा रहा है भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो इसमें कौन सा ऐसा तरीका है जिसको उपयोग कर करके भारत का नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, किसी बैंक में धन जमा करके ये यहाँ के नागरिकता हम लोग नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये गलत है। बाकी सब सही है। जन्म से, अगर जन्म होता है इंडिया में तो जन्म से आप इंडियन हैं। देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग पे सम्मिलन द्वारा, मतलब कहीं ज़मीन वगैरह खरीदते हैं तो उसके द्वारा आप लोग हो सकते हैं। तो इसमें भारतीय नागरिक अधिनियम 1955 के बाद जो संशोधन हुआ था 1955 में, द्वारा भारतीय नागरिक निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जैसे जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, और तीसरा है किसी भूभाग के सम्मिलन द्वारा, रजिस्ट्री द्वारा। भारतीय बैंक में धन जमा करने एवं वाणिज्य व्यवहार है, यह नागरिकता प्राप्त करने का तरीका नहीं हो सकता है। ठीक है। अब 63 नंबर क्वेश्चन करा, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ था। तो देखिए, ये बहुत हाल का क्वेश्चन है। 2019 में पारित किया गया था। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन कानून पारित किया गया था। तो ये डेट आप लोग याद रख लीजिए। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग आगे देख लेते हैं। चलिए, इसमें कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा में 9 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया। 9 दिसंबर 2019 को प्रस्तुत किया गया। उसी तिथि को लोकसभा पारित कर दिया, मतलब 9 दिसंबर को पेश किया और पारित भी हो गया। फिर 11 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया। राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की और यह विधेयक जो है अधिनियम बन गया। 10 जनवरी 2022 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 लागू हो गया। और आपको पता है, जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पारित हो जाता है तो जब तक राष्ट्रपति का मंजूरी नहीं होता तब तक वो कोई लॉ नहीं बनता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो सहमति दिए थे वो 12 दिसंबर 2019 को दिए थे। 64 नंबर इसमें कहा जा रहा है विधि का नियम या कानून का अधिराज का मतलब क्या है। तो इसका मतलब होता है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विधि का नियम या कानून का अधिराज का तात्पर्य है कि सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र जो है समान है। विधि का नियम का समान अर्थ यह है कि देश के कानून के समक्ष सभी नागरिक समान है तथा कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं। साथ ही कानून किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के तहत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता एवं विधियों के समान संरक्षण का अधिकार प्रदान किया गया है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 14, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि विधि के समक्ष सभी समान है, किसी को भी जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 65 है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है। तो ये दिया गया है हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट को। ठीक है, तो सही आंसर हो गया डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्राप्त है। उपयुक्त न्यायालय अपनी इस शक्ति के प्रयोग में 5 प्रकार के जो है रिट्स जारी करते हैं। अगर मान लीजिए किसी का मौलिक अधिकार हनन हो रहा हो और वो उच्च न्यायालय में जा रहा है, तो इसका मतलब है कि उच्च न्यायालय मतलब हाईकोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट्स 5 प्रकार के रिट्स जारी कर सकते हैं। और अगर वो उच्चतम न्यायालय में जा रहे हैं तो अनुच्छेद 32, उच्चतम न्यायालय का मतलब है यहाँ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं तो अनुच्छेद 32 के तहत। ये दोनों आर्टिकल आप लोग याद रखिएगा। जो है सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट्स जारी कर सकते हैं अनुच्छेद 226 के तहत। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के जो रिट्स है वो है परमादेश है, बंदी प्रत्याक्षीकरण है और अधिकार पिक्षा है और उत्प्रेषण है और प्रतिषेध है। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के रिट्स है। ये पूछा भी जाता है कि कितने प्रकार के रिट्स जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अगर किसी का जो है फंडामेंटल राइट जो या मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो वो कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है और अनुच्छेद 1235 तक जो है मेंशन है। ठीक है, पार्ट अगर बात करें तो पार्ट कौन सा है, पार्ट 3 है। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं।
है 67 नंबर। इसमें कहा जा रहा है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19 है। तो सही आंसर हो गया इसका ए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें से 19 क जो कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता जो है निहित है। 68 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? तो मूलभूत अधिकार कौन सा नहीं है? संपत्ति का अधिकार जो है ये मूलभूत अधिकार नहीं है। ये पहले हुआ करता था लेकिन अब हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया है और एक अनुच्छेद जोड़ दिया गया है 300A या 300 क, और इसमें शामिल करके केवल विधिक और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। आगे है 69 नंबर क्वेश्चन। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित संवैधानिक उपचार में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये जो कहा जाता है 5 प्रकार के रिट्स हैं, या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। अगर अनुच्छेद 32 की बात करें तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकते हैं 5 प्रकार के। फिर अगर हम लोग अनुच्छेद 226 की बात करें तो इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट रिट्स जारी कर सकता है। भी 5 प्रकार के, ये भी 5 प्रकार के। तो इस 5 में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अधिकार पिच्छा को। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 69 का डी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। जो डॉक्टर भीमराव ने क्या कहा था कि संविधान उपचार का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जा सकता है 5 प्रकार के रिट्स। इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा था कि ये संविधान का आत्मा और हृदय कहा गया है। ठीक है, जो अधिकार पिच्छा की बात किए थे तो ये क्यू वारंटो बोला जाता है अंग्रेजी में, और इसी को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कल्याणकारी राज्य का आदर्श वर्णित है? तो ये डीपीएसपी में यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। एक कल्याणकारी राज्य के आदर्श राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ये वे आदर्श है जिन्हें किसी राज्य के द्वारा नीति के निर्माण एवं कानून के जो क्रियान्वयन के ध्यान दिया जाता है, मतलब कैसे लॉ कानून बनाया जाए इस पर ध्यान दिया जाता है। क्वेश्चन कर रहा, भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा, और आर्टिकल कितना है? 40 है। भारत में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। संविधान के अनुच्छेद 40 राज्य के लिए ग्राम पंचायत के संगठन का प्रावधान करता है। तो 71 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 72 है। इसमें कहा जा रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर हो गया सी। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार जो है परिवर्तनीय है। तो सही आंसर हो गया सी। तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। याद रखिएगा पेज नंबर 98 तक हम लोग कवर किए हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो कवर करने वाले हैं पेज नंबर 99 से। तो आई होप कि ये सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।